सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीरें तलाश कर रही है। वैक्सीन बनाने की कोशिश भी जारी है। लॉकडाउन मामूलात ज़िंदगी का अगर मैं कहूँ कि हिस्सा बन चुका है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोरोना वायरस ने मईशत, तर्ज ज़िंदगी, तरजीहात ज़िंदगी सबको बदल कर रख दिया, सबको ही तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में भी कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह बाकी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी और अहम एलिमेंट है नाजरीन, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, सबसे ज़रूरी और अहम एलिमेंट एहतियात, एहतियात, एहतियात के बचना कैसे है, उसे मैं देख रही हूँ, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि अक्सर जगहों पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा कुछ तो निकलेगा और नतीजा ये निकल रहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये सिचुएशन अलार्मिंग भी हो सकती है। ताजिर हजरात कह रहे हैं कि जी कारोबार खोलें, उलमाए कराम कह रहे हैं कि मसाजिद खोलें और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त करें। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालें, जो कि एक हकीकत भी है, क्योंकि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम। अच्छा, रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान में आपको पता है कि इबादत का सिलसिला बढ़ जाता है। फिर सड़कों पर इफ्तारी और ठेलों बाज़ारों में रश भी मामूल से ज़्यादा दिखाई देता है। इस महीने में हम कैसे एहतियात कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी मसले पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम में जिन मेहमानों को दावत दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, के साथ मौजूद हैं अलामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब। अलामा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर मौजुल हसन साहब। डॉक्टर मौज, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अलामा साहब आपसे करना चाहूँगी। अलामा साहब, रमज़ान में इबादत का सिलसिला आपको पता है कि बढ़ जाता है और इस बार भी बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो इस बार कोरोना है जो कि पहले नहीं था, कोरोना फैलने का खदशा भी बढ़ेगा यकीनी तौर पे, क्योंकि जो लोग हैं वो जोक दर जोक मसाजिद में आएंगे। और क्या गारंटी है इस बात की अलामा साहब कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करेंगे भी? बात नीयत की होती है। आपको लगता है कि हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगा? और ऐसे हालात में आपको नहीं लगता कि ये हालात हमसे तकाजा करते हैं कि इबादत घर में रहकर करना ज़्यादा अफजल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया, और डॉक्टर साहब जो तशरीफ़ फरमाए हैं और जो हाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, बहुत ही वाज़ेह बात है। कोरोना एक आलमी वबा है और इस पर किसी को कोई दो राय का शायद मजाज नहीं है कि वो ये बात करे कि ये बीमारी है। बीमारी जब है और बदन की बीमारी है तो रूहानी बीमारी नहीं है, कोई अखलाकी बीमारी नहीं है, ये बदनी बीमारी है। तो बदनी बीमारी के जो माहिरीन हैं उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, तबीब कहते हैं, अतिब्बा कहते हैं। और आखिरी ज़माने में, या जब असर नस मौजूद ना हो, या सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, यानी आप खुद तशरीफ़ फरमा हो या आपके खुलफा और आपके जानशीन हमें मयसर ना हो और हम उनसे इस दौर में, जिस दौर में हम हैं, तो ये इज्तिहादी मसला बन जाता है। यानी खुद सरकार के ज़माने में भी आप अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को इज्तिहाद के लिए और लोगों को फतवा देने के लिए, लोगों को रहनुमाई करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ इलाकों में भेजा करते थे। आइम्मा अहले बैत का भी यही तरीका था। और फिर इज्तिहादी जब मसला हो जाता है तो फिर माहिर की राय को तरजीह दी जाती है। ये मसला बीमारी का मसला है, ये मसला डॉक्टरों का मसला है। जो बात डॉक्टर कहेंगे, जो बात माहिरीन तिब कहेंगे, वही आखिरी बात होगी। लिहाजा हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये पहला इजलास हुआ था जिसमें उलमा अहले सुन्नत बुजुर्ग शख्सियात भी थी, अगर आपको याद हो तो मैं उसका हिस्सा था, हमारे तमाम फुक़हा इमामिया ने यह ऐलान कर दिया था कि हम नमाज जुमा, जमाअत और हर तरह के इज्तिमा को कुछ अरसे के लिए रोक रहे हैं। कुछ अरसा यानी वही अरसा जिस अरसे की ज़रूरत है कि हम इज्तिमात से गुरेज करें। अब आ जाती है बात माह मुबारक रमज़ान की। मुमकिन नहीं बल्कि यकीनी है कि परसों से हम रोज़े रखेंगे, क्योंकि आज हम तय नहीं कर पाए कि कल माह मुबारक की पहली तारीख है।
हम रोज़े रखेंगे, इंशाअल्लाह। बाहर कुरान का महीना है, या इबादत इलाहिया का महीना है, कुरान मजीद खुलता है, उसकी तिलावत की जाती है, एक रौनकों का महीना है इबादत के हवाले से। ये भी आपके ज़हन आली में है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में यहाँ ईद मिलादुन्नबी पाकिस्तान में सबसे अच्छा मनाया जाता है, मुहर्रम में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, कुर्बानी पे सबसे ज़्यादा कुर्बानी होती है। इसी तरह माह मुबारक रमज़ान में बेहतरीन इबादत का जलवा पाकिस्तान में नज़र आता है। ये एक हकीकत। अब आ जाइए इस बात पर कि नमाज तरावी जो बहरहाल फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन फ़ुक़हाए अहले सुन्नत के यहाँ वो वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई किसे कहते हैं? यानी अगर चंद लोग उस वाजिब को अदा कर दें तो दूसरों से साक़ित हो जाती है। इसी तरह नमाज जमात फ़िक़्ह जाफ़रिया में मुस्तहब मौक़्क़द है, यानी पढ़ेंगे तो बहुत सवाब है, और अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। जुमा हमारे यहाँ वाजिब तख़यीरी है, यानी ज़ोहर पढ़ें या जुमा पढ़ लें। जब इस्लाम ने हमें इतनी इजाज़तें दी हुई हैं, जब इस्लाम ने हमें इतनी गुंजाइशें दी हुई हैं, साथ में डॉक्टर हज़रात ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह, कहीं से कोई ऐसी आवाज़ किसी डॉक्टर की सुनने में नहीं आई दुनिया भर से जो ये कहता हो कि जी फ़लाँ इलाक़े के डॉक्टर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कोरोना से कुछ भी नहीं होगा। नहीं, सब डॉक्टर हज़रात एक बात पर इत्तफ़ाक़, और बहुत तारीख़ में शायद पहला ही ये मौरिद मुझे नज़र आ रहा है जो तमाम डॉक्टर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं, वरना डॉक्टर कहाँ बीमारियों पे मुत्तफ़िक़ होते हैं। सिर्फ हम उलमा पर इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए कि हम मुत्तफ़िक़ नहीं होते, लेकिन यहाँ पर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ नज़र आ रही है कि डॉक्टर सब मुत्तफ़िक़ हैं। और मसला क्योंकि डॉक्टरों का है, मसला क्योंकि बदन का है, और दो तरह के ही रहनुमा होते हैं, एक अल-इल्म व इल्मान, इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान, या दीन का इल्म है नबी के फरमान के मुताबिक, या बदनों का इल्म है। जो बदन का आलिम हमसे जो बदन के बारे में कह रहा है, हमें उसकी बात को तरजीह देना होगी, हमें डॉक्टरों की राय को अपनी राय पर फ़ौक़ियत देना होगी। ठीक है जी, चलिए डॉक्टर साहब की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। अलामा साहब की बात को काटना नहीं चाहती, मैं चाह रही थी पूरी बात वो करें, बड़ी अच्छी वो बात कर रहे थे। आपकी तरफ आऊँगी, आप लोग चाह रहे हैं कि जी लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया जाए, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर खुदा न खास्ता बीमारी फैल जाती है तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे? तरक्की याफ्ता ममालिक ने घुटने टेक दिए, तो हम तो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये देखिएगा कि 5000 केसेस आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 47-48 दिनों में। उसके बाद आप देखिए 9-10 दिनों में अनदर 5000 केसेस। फिर अगर ये तरावियाँ पढ़ी जाएंगी, मसाजिद में जाया जाएगा, वो भी ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि 4.5 दिन में 5000 केसेस आ जाएं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बोल न्यूज़ के इस ताउन से तमाम लोगों के लिए मैसेज यही है कि क्योंकि बीइंग डॉक्टर, ऑब्वियसली डॉक्टर ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, और पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि ये बीमारी एक ऐसी है कि जो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। आपका अगर पेशेंट वहाँ से होके जा रहा है किसी चीज़ के पास से, उस एटमॉस्फेयर में है, तो वो पूरी इन्फेक्टेड है, तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ ड्रॉपलेट भी हो सकता है, जिस चीज़ को हाथ लगाया है वो भी इन्फेक्टेड है, जो साथ आ रहा है, एक मरीज़ पहले 5-6 को अगले 10 को करेगा, ये तो इस तरह सिलसिला फैलता ही जाएगा। हमने बड़ा ही अच्छा लॉकडाउन आगे किया है, और गवर्नमेंट ने बड़े इस पर वो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी इसमें एफ़र्ट्स वगैरह उन्होंने पुट इन किए हैं। पहले चीज़ें हमारे पास कम थी, और अगर आप देखो हमारा जो ग्राफ है पूरी दुनिया का, तो हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसे पिछले जो 40 डेज़ में 45 डेज़ में, इतना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा हमने टेस्ट कम किए हैं, तो टेस्ट हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आप डेथ की रेशो देखें, मोर्टेलिटी देखें, तो वो कम है पूरी दुनिया से। अगर आप रमज़ान में, आपको पता है कि तरावियाँ हम भी चाहते हैं जी मस्जिद में पढ़ें, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी वहाँ जाए इबादत करे, लेकिन मसला ये है कि अगर सऊदी अरेबिया वालों ने बंद कर दिया है, जो अल्लाह ताला का घर है, मक्का वहाँ मस्जिद नबवी है, बिल्कुल, जहाँ दुनिया भर से मुसलमान जाते हैं, नहीं जाने दे रहे, और उन्होंने जी जाते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड दैट ना, तो हम क्यों इस पर ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं? हमने कितना अच्छा कंट्रोल किया, उसका सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कि आप जितनी भी एहतियात करो, डेफिनेटली आप लोग जाते हैं मस्जिद में, आप वहाँ जाते हैं, ये नहीं कंट्रोल हो सकता, ये वो अल्लाह की तरफ से ही हुआ कि वो नहीं होएगा, वरना इस तरह मैक्सिमम चांसेस हैं कि लोग ये स्प्रेड, क्योंकि कांटेक्ट ज़्यादा होएगा,
आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, दूसरा है। अच्छा अलामा साहब, सवाल आपके लिए, मेरे ज़हन में आपके लिए एक सवाल है, लेकिन उसी सवाल को मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी, फिर अलामा साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आपसे इस मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी कि आप बीइंग अ डॉक्टर इस सवाल को कैसे समझते हैं, आपके पास क्या जवाब है? अब जब मसाजिद में लोग जाएंगे, जो सरफेस है, जारी बातें कह दिया गया, SOPs बना दी गई, रूल बना दिया गया कि जी बार बार सफाई होगी वहाँ पे, हम क्या गारंटी ले सकते हैं जो बार बार सफाई करेगा? हमारे यहाँ लोगों की नीयत में भी बड़ा, आपको पता है, खोट होता है। हमारे घर जो मेड्स काम करती हैं, हमें अक्सर उन बच्चियों को बड़े प्यार से, बेटा दोबारा कर दो, सही कर दो। आप मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अगर कोई सही तरीके से काम नहीं करता है या वो बर्डन समझता है कि मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्या गारंटी कि पूरी सरफेस को सही तरीके से साफ किया जाएगा? क्योंकि नाक, मुंह और आंख के ज़रिए ये वायरस अंदर जा सकता है। जब आप सजदा करते हैं, अगर वहाँ पे किसी पेशेंट ने सजदा किया, उसके बाद आके कोई और करता है और वो सरफेस अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट नहीं होती है, तो आपकी आंखें, आपका नाक, आपके होंठ, तीनों चीज़ें सरफेस पे लग रही हैं, यानी तीनों चीज़ें उस इन्फेक्टेड एरिया पे लग रही हैं। डॉक्टर साहब डेफिनेटली ये इसका तो कोई वो आप फौरी एक्सपोज हो जाओगे ये, क्योंकि जो एक पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है तो आपको पता है कि कई दफ़ा उसको सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से लेके 12-13 दिन तक, 14 दिन तक भी चला जाता है। अगर इस तरह होता है तो अगर इन्फेक्टेड पेशेंट वो आएगा, वो थोड़ा सा भी रह गया वो क्लीन करने वाला एरिया, तो दो साथ वाले को लगेगा, वो उससे साथ वाले को लगेगा, वो अपने घर वालों को लगाएगा। तो ये जो मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है ना, स्टे एट होम, तो यही हम हमेशा लोगों को कहते हैं, यार इबादत आप करने हैं, आप घर पे पढ़ लें। आप इतना मोस्टली है कि क्योंकि पूरी गवर्नमेंट कह रही है, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े उलमा हैं वो कह रहे हैं, तो आपको तो इसको डॉक्टर सारे वो तो यूनाइटेड हैं इस पे। कोई आप एक बंदा भी ऐसा नहीं होएगा बीइंग डॉक्टर जो बोले कि जी आप जाओ जाके पढ़ो और अच्छा अलामा साहब, ठीक है अलामा साहब, आपने अभी आगाज़ में बड़ी अच्छी बात की और बहुत अच्छी बात आपने जब की कि एंड में तो वही होगा जो डॉक्टर्स चाहेंगे। डॉक्टर्स हमें सही बता सकते हैं। अब डॉक्टर साहब ने तो साफ कहा ना कि घर में रहें, लेकिन आलमी दीन चाह रहे हैं कि मसाजिद में जाएं। अब आप भी, क्या आपसे वही सवाल पूछूंगी, SOPs जितने भी बना दिए जाएं कि ये होगा वो होगा वो होगा, आपको लगता है कि फिर भी कोई गारंटी ली जा सकती है? अभी कल ही मैं प्रोग्राम में बात करी थी कि इस्लामाबाद के खतीब है मस्जिद के, उनको कोरोना हो गया, उनकी पूरी फैमिली को हो गया। इस तरह के केसेस तो मसाजिद में आ सकते हैं। कौन गारंटी लेगा? अगर ये फैल जाता है फिर क्या दोबारा मसाजिद को बंद किया जाएगा? वो फिर उस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, आपको एक बात की तरफ तवज्जो की ज़रूरत होगी। जो ये माहौल बना ना सारा, मैं ख़ुद तकरीबन 7 इजलास हुए हैं सरकारी, हुकूमती, रियासती इदारों के। आला सतही इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग में भी मैं था और सदर की मीटिंग में भी मैं था, और मैं तमाम कोर कमांडर्स की मीटिंग में, वज़राए आला की मीटिंग में, और हमें सब पता है कि इस वक्त कहाँ क्या मसले हैं। ये जो इस वक्त उलमा की तरफ से या दीनी हलकों की तरफ से थोड़ा सा इसमें शिद्दत हमें नज़र आई है, उसका एक हकीकत आपको मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान में 2 बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ हैं हम पाकिस्तानियों की। एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि 70 साल में हमें जो हुकूमतें नसीब हुईं, वो हुकूमतें जो है वो मतलूब और बहुत ज़्यादा महबूब हुकूमतें करार नहीं पाईं। यानी उनकी हुस्न नीयत के हवाले से लोगों पर बहुत रोशन रहता था कि इनकी नीयतें बहुत अच्छी नहीं हैं, मामूलन हुक्मरान हमें अच्छे नहीं मिले। अब आप इसी मौजू पर भी ले लीजिए, सिंध हुकूमत का एक अलहदा मौक़िफ़ है, तो वफाकी हुकूमत का एक अलहदा मौक़िफ़ है। किसका सही है और किसका गलत है, मैं यहाँ इस वक्त ये बात नहीं करूँगा, लेकिन अवाम तो इन बातों को देख रही है। एक ये कमज़ोरी जो हमें परेशान कर रही है हमारे पाकिस्तान के माशरे को। दूसरी कमज़ोरी हमारे यहाँ जो पाई जा रही है वो ये पाई जा रही है कि हम इस खित्ते के लोग, मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर हज़रात ज़्यादा बताएंगे, क्या शायद खाने हम इस तरह के खाते हैं या मौसम यहाँ क्योंकि चारों पाए जाते हैं तो हमारे मिजाज में भी चारों तरह का मिजाज पाया जाता है। हम क्योंकि नहीं मालूम क्या वजह है, हमारे यहाँ शिद्दत पाई जाती है हर काम के अंदर। हमारे यहाँ इबादत में भी शिद्दत है, हमारे यहाँ हत्ता जो इबादत के मुखालिफ हैं वो भी शदीद तरीन आपको यही मिलेंगे। तो एक मिजाज का मसला है। मसलन तरावी होगी तो जी यहाँ ज़िद होगी, जी फिर यहाँ तो मजलिस भी होगी, वो मजलिस कर रहे हैं तो हम तरावी भी करेंगे। एक माहौल हमारे यहाँ ज़िद्दम ज़िद्दा का बना हुआ है जो बहरहाल किसी दुनिया में, अब जैसे आपने कुछ मिसालें दी, मैं आज ही राब्ता कर रहा था नजफ़ अशरफ अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मज़ार, कोई दिन नहीं होता जहाँ वहाँ जो तिल धरने की जगह आपको मिल जाए, इतना शदीद रश होता है। इस वक्त खाली है वो हरम, इमाम हुसैन का हरम खाली है, सबसे बड़ा हरम अल्लाह का हरम मक्कतुल मुकर्रमा खाली है, उसके बाद सबसे बड़ा हरम नबी का हरम खाली है, इमाम रिज़ा का हरम बंद है पूरी तरह से। क्या हम ये कहकर तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को
कि वहाँ के हक़ाइक़ कुछ और हैं और यहाँ के हक़ाइक़ कुछ और हैं। हाँ, बाज़ ममालिक में डिक्टेटरशिप है, बादशाहत है, मार्शल्लाही निज़ाम है, नादिर शाही अंदाज़ है, लेकिन और पाकिस्तान में जमहूरियत है, अवामी राय को लिया जाता है, अवाम की बातों को सुना जाता है, लिहाजा वहाँ के हक़ाइक़ कुछ हैं और यहाँ के हक़ाइक़ कुछ हैं। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते वहाँ के हक़ाइक़ और यहाँ के हक़ाइक़ कुछ भी नहीं है। वहाँ भी करोना है, यहाँ भी करोना है, वहाँ भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी है। तो यहाँ एक तो कुछ हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, बीमारियों का सबब, ये हमारे जो डॉक्टर हज़रात हैं इसका इल्लत तलाश करते हैं कि बीमारी का सबब क्या है। हमें अपने माशरे में जो शिद्दत पसंदी नज़र आती है उसमें हमें देखना होगा कि वो वजह क्या है उसकी। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सारा ज़ोर मस्जिदों पर, यानी मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ अपने पाकिस्तानी शहरियों की, मस्जिदों पे सारा ज़ोर है कि वहाँ पर जमात ना हो, तरावी ना हो, मजलिसें ना हो, फासला हो। आपके शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, आपके ऑफिस खुले हुए हैं, आपका राशन बट रहा है तो क्या हो रहा है, आपके पैसे बट रहे हैं तो क्या हो रहा है। वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जब वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो यहाँ कंट्रोल कैसे करेंगे, और अगर यहाँ कर लेंगे तो आप वहाँ भी कर सकते हैं और वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ भी। ये बातें बहरहाल हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हैं और हमारे रियासती इदारों को, हुकूमती इदारों को जो एतदाल और हक़ाइक़ हैं उन्हें मद्देनज़र रखना होगा, तब जाके हम अपनी कौम की तरबियत अच्छी कर पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं एक चीज़ को लेकर और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं ज़रूर पूछूं आपसे कि जो हम आए दिन ख़बरें देखते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे इतने डॉक्टर्स को ये बीमारी हो गई या इतना पैरामेडिक स्टाफ जो है उसमें ये कोरोना वायरस आ गया। अब डॉक्टर्स तो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ जाते हैं जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यानी ग्लव्स भी पहने होते हैं, मास्क भी पहनना होता है, लेकिन उनमें भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है एहतियाती तदाबीर के साथ भी। ये बात भी बड़ा कन्फ्यूज़ कर रही। फिर आम जो लोग हैं वो कितने रिस्क पर हो सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि जब आप मोस्टली जो लोग जो फर्स्ट लाइन डिफेंस में होते हैं, जो इमरजेंसी में होते हैं, जो इस जो कोविड-19 वार्ड के अंदर होते हैं या जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है, उनमें से अगर कोई बंदा इन्फेक्ट होता है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज मेजर्स, तो वो ऑब्वियसली जब कहीं ना कहीं बेहतियाती होती है वहाँ। ठीक है, आप अपने ग्लव्स चेंज करते हो, आपने नहीं किया, वॉश किया, से दूसरा ही पहन लिया, मतलब आपका हाथ इस तरह बेध्यानी में लग गया, तो ये मतलब कोई कुछ ना कुछ बेहतियाती होती है तो वो बंदा इन्फेक्ट होता है। इस तरह नहीं होता अगर आप प्रॉपर पीपीज़ और पूरे आपके हर चीज़ें आपने ली हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो प्रॉपर, उसको वहाँ डेली स्प्रे कर रहे हो, जो अगर वो है उसकी सेपरेट आइसोलेशन हो रही है उसको, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। तो लेकिन अगर जो बंदे इन्फेक्ट होते हैं, आपको पता है डॉक्टर भी इतने 130 समथिंग, आज मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। तो हम लोग भी जब ऑन कॉल होते हैं तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ता है, जाके देखना पड़ता है। तो यू नेवर नो, जो मैं अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, ये वही है, ये जो कोविड-19 वाले जो किट मैंने वो पीपीज़ पहने हुए हैं। तो इसमें मतलब आपको अपनी एहतियात तो करनी है, लेकिन सम टाइम आपसे उतनी नहीं होती है एहतियात। ठीक है, जो मतलब इसकी ये बीमारी बड़ी कोई मनहूस किस्म की है कि यू नेवर नो, किसी टाइम भी आपसे लग जाती है। तो इसलिए हम यानी एहतियात के साथ भी हो जाती है ना, ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है डॉक्टर साहब जी, हो जाते हैं। देखिए आप लोग जब भी वहाँ जाते हैं, जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं, नर्सेज जाते हैं, वो तमाम बड़ी एहतियात के साथ जाते हैं ना उस पेशेंट के सामने। बिल्कुल, डेफिनेटली, जी जी। तो मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग भी इस तरह इन्फेक्ट हो रहे हैं तो अगर आप ये एहतियात नहीं करोगे, आप मस्जिद में जाओगे, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा ये स्प्रेड होएगा। और जब स्प्रेड हो गया तो अलार्मिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो वेंटिलेटर्स आगे काम थे, अब जो वेंटिलेटर्स आ रहे हैं उनको चलाने के लिए भी तो बंदे चाहिए। आपको पता है कि हर डॉक्टर वो वेंटिलेटर नहीं चला सकता, आईसीयू के डॉक्टर्स अलग हैं, वो जो उनकी ट्रेनिंग अलग है। अगर खुदा न खास्ता वो लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उनको कौन हैंडल करेगा? तो ये बड़ी अलार्मिंग हो जाएगी सिचुएशन तब। बिल्कुल, तो इसमें आपको बड़ा इसमें एहतियात और सारी बड़ी ब्रॉड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अलामा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अलामा साहब, ये दलील जो दी जाती है, ये आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक किस हद तक दुरुस्त है कि चूँकि जी बैंक्स भी खुले हुए हैं, फ़लाँ जगह भी खुली हुई है, तो मसाजिद भी खोली जाएँ? ठीक है, शॉपिंग मॉल्स की जो आपने बात की, जो आपने डिफरेंट जगहों की बात की कि जिनका खुलना ज़रूरी नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद शॉपिंग मॉल्स नहीं खुले हुए हैं, और अगर कहीं कोई दुकान खुली हुई है तो उसको यकीनन बंद होना चाहिए। लेकिन जहाँ से आपने ग्रॉसरी लेनी है, आपने कुकिंग ऑयल लेना है, आपने साबुन लेना है, शैम्पू लेना है, उसका खुला होना तो ज़रूरी है, वहाँ पे भी एहतियात से आप जाएं। लेकिन बैंक्स में अगर बैंक्स खुले हैं तो पैसे के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। एटीएम भी लोगों को यूज़ करना है, बैंक में जाना भी है,
आपको क्या लगता है कि दलील क्या दुरुस्त है कि अगर वो खुला है तो फिर मस्जिद जी। भी खुली होनी चाहिए? नहीं, ये दलील तो मैंने नकल कौल किया कि हमारे माशरे में इस तरह से सोचा जाता है, और क्योंकि हमारे माशरे में तालीम की शरह बहुत कम बिल्कुल। है, बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना, वरना ये मेरी बिल्कुल। दलील नहीं है। देखिए, अगर मैं यही चाह रही हूँ जो उलामा साहब कि आपकी मकामात खुले मौजूदगी हुए का हैं, फायदा वहाँ पर उठाते हुए आप मास्क उन लगाए। लोगों को समझाएं। जी जी जी, जहाँ मास्क लगा के अगर शॉपिंग मॉल्स में या जो भी जगहें खुली हुई हैं, या राशन बट रहा है और या पैसे तकसीम हो रहे हैं, एहसास या बेनज़ीर इनकम से सपोर्ट वाला इदारा या एहसास इदारे की तरफ से, और वो अगर वहाँ एक रश लगता है, और हत्ता आपने सुना होगा कि खातून तो शायद उस रश में दब के शायद कोई हादसा हो गया उनके साथ, तो अगर इस हद तक मजमे लगे हुए हैं तो वो कौन कर रहा है? वो हुकूमती इदारे कर रहे हैं ना, वो यानी रियासती इदारे कर रहे हैं। तो वो जब वहाँ नहीं संभाल सकते तो फिर इसका कसूर अवाम का नहीं है, इसका रियासत का, हुकूमत का काम है कि वो इन चीज़ों को मुनज़्ज़म करे। अगर वहाँ मुनज़्ज़म कर सकते हैं तो मस्जिदों को भी मुनज़्ज़म कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश तो यही होगी, मैं अपना मौक़िफ़ बयान करने का पाबंद हूँ, और वो ये कि हमें नमाज जमाअत को, नमाज जुमा को और इज्तिमाआत को कुछ अरसे के लिए मौखर कर देना चाहिए, हमें रोक देना चाहिए, हमें फुरादा इबादत की तरफ जाना चाहिए और अल्लाह की इबादत। और फिर मैंने एक बात कही थी एक जगह पर, मैं आपके यहाँ उसको तकरार कर देता हूँ, कि हम एक अरसे से आदत कर चुके थे कि हम इज्तिमाई इबादत की आदत कर चुके थे, जबकि वो जो अल्लाह से खलवत में बात करने का मज़ा और लुत्फ़ है और जायका है, उसे दोबारा से बहाल करने का अगर हमें अल्लाह मौका दे रहा है तो हमें इस मौके को अपनाना चाहिए। क्या बात की आपने अलामा साहब, क्या बात की आपने, बिल्कुल। अच्छा, आपने शायद महसूस किया हो, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ लामा साहब, ऐसा होता है अक्सर कि हम जब अपनी जितनी भी नमाज़ें अदा करते हैं, नमाज तो है ही अल्लाह ताला से मुलाकात, लेकिन मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ के बड़ा लुत्फ़ महसूस होता है, मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़ के बड़ा सुकून महसूस होता है, शायद खामोशी होती है, पता नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना की जो सूरत हाल पाकिस्तान में है और बाकी ममालिक में है, आपको कितनी मुख्तलिफ दिखाई देती है? और वैक्सीन के हवाले से तमाम लोग बड़ा इंतज़ार करें बेसब्री से कि बस अब वैक्सीन आ जाए, किसी तरह इसका इलाज जो है वो आ जाए, उसके बारे में आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? किस हद तक वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा और वो कब तक आपको लगता है कि कारआमद साबित हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है? आपको पता है कि वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं, जर्मनी ने भी शुरू कर दिए हैं, अमेरिका में भी हैं, चाइना ने भी कर दिए हैं। अब ये जब वैक्सीन का ट्रायल होता है तो इसके पे वो देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। अब उस पर नॉर्मली तो साल सवा साल लगता होता है, तो ये लोग कह रहे थे कि भाई विद मे बी 5-6 मंथ्स ये कुछ ना कुछ कर लें, तो फिर भी 5-6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे इस वैक्सीन पे। तो अब इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, मतलब हर कोई मुल्क, ऑब्वियसली बाद में क्या होगा, आप ट्रैवल कर ही नहीं सकोगे विदाउट वैक्सीनेशन, और ये कंट्रोल तब ही होगा क्योंकि आपको पता है कि सिंगापुर में इन्होंने कंट्रोल किया है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया अभी। तो उन्होंने लॉकडाउन खोला, वो फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, हालांकि उनका सिस्टम बड़ा ही वो उन्होंने सारे कैलकुलेटेड और पूरे उस हिसाब से किया। अब नंबर ऑफ़ जो थिंग्स हैं, बीच में ड्रग्स और चीज़ें आई हैं, उन पर बड़ी रिसर्च भी हो रही है, वो सब। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ये कोई अल्लाह की तरफ से है कि हमारी तरफ, इंडिया की तरफ और ये जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, तो यहाँ जो विरुलेंस है वायरस की एक्टिविटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और उधर क्या नाम है अमेरिका में। अब उन्होंने देखा है कि कुछ जो पेपर्स हैं उन्होंने तो कहा कि हमारा शायद जो वायरस का स्टेन है वो डिफरेंट है जी, कि यहाँ से कुछ ये भी कोई थ्योरीज हैं कि जहाँ जो मलेरिया एपिडेमिक एरियाज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, डॉक्टर्स के बिना डिफरेंट मौक़िफ़ सामने आते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे वो, और उनका ये कहना था, मैं उनको कोट कर देती हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बात हो रही है कि हम लोग ज़्यादा इम्यून हैं। उनका कहना नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, हम लोग इम्यून नहीं, हम ज़्यादा रिस्क पर हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे थे वो। अब हम किसकी बात वो कह रहे थे, अब उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं जी, वो डेफिनेटली वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ में जानते हैं, मैं सर्जन हूँ जी। तो लेकिन जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो ये कुछ जो पेपर्स हैं उसमें आया है कि स्ट्रेन में भी हमारा डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू जो अमेरिका में और इंग्लैंड और यूरोप में है। मे बी उस वजह से वन ऑफ द ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे कुछ केसेस की तादाद से तो बिल्कुल यही लगता है कि हम लोग ज़्यादा इम्यून हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अलामा साहब, आखिरी 30 सेकंड में मैं ज़रा चाहती हूँ कि आप कोई पैगाम अगर देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से, फिर मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना, और सेकंड सेगमेंट में हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। जी अलामा साहब।
जी, पैगाम मेरा ये है, हम अभी आपके इस प्रोग्राम के बाद हमारा एक इजलास है और कुछ उलमा के साथ मुशावरत का अमल है। मैं चाहूँगा कि हम इस तरफ ज़्यादा गौर करें कि हम इज्तिमाआत को कम से कम या बेहतर तो यह है कि मुकम्मल इज्तिमाआत को रोक दें और हम फुरादा इबादत की तरफ चले जाएँ और हम जो इबादत इज्तिमाई इबादत हैं उनसे हम अगर माह मुबारक रमज़ान में गुरेज करें तो ये हमारा हिस्सा कम से कम हमारा हिस्सा। जी, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ एक मुश्किल ये है कि अगर मैं एक बात करता हूँ और हम-आहंगी के बगैर करता हूँ तो उसमें बदगुमानियाँ होती हैं। तो बेहतर यह है कि हम हम-आहंगी के साथ कोई फैसला करें। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये लिटरली मेहमानों के लिए, बिल्कुल ये जितने मेहमान दोनों मौजूद थे, ये तमाम नाज़रीन के लिए बाकायदा एक आगाही प्रोग्राम था। उनको बाकायदा बताया गया कि मज़हब क्या कहता है इस बारे में और मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स जो हैं वो क्या कहते हैं। मेडिकल का पेशा जिस टाइम पे बाकायदा सफ़र कर रहा है हमारे लिए, फ्रंट लाइन पे आप देखें कि लड़ है, बाकायदा लड़ है और ये जहाद के बराबर ही कि आप वहाँ पर खड़े हैं, आप रिस्क पर हैं और बार बार डॉक्टर्स अगर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ घर पर रहें, प्लीज़ घर पर रहें, तो प्लीज़ नाजरीन आप भी इस बात को सीरियस लें। ये आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं कि आप लोग घर पर रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे कि मुल्क की सूरत हाल भी, अगर मैं सियासी सूरत हाल की भी बात करूँ, कोरोना जैसी, आप अग्री करेंगे। और मेरे साथ मौजूद होंगे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। कोरोना की जो सूरत हाल है, जितनी तशवीशनाक है हमारे मुल्क में, अगर मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा तशवीशनाक कह लें, अफसोसनाक कह लें, हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल भी है। तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। अब इसी अफसोसनाक सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम। ब्रिगेडियर साहब, आप भी देख रहे होंगे, आप तमाम इशूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं जी। कोरोना की सूरत हाल तो तशवीशनाक है ही, इससे कहीं ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल हमारे मुल्क की सियासत की दिखाई दे रही है। अब ब्रिगेडियर साहब, वो एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं डॉक्टर्स भी। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, इंसान बेबस है। लेकिन सियासी सूरत हाल में इतनी बेबसी मुझे समझ नहीं आती। वहाँ पर तो हम कुछ कर सकते हैं, अपने को आपको सही कर सकते हैं। अब इस वक्त भी क्या सियासत ज़्यादा मुकद्दम है? बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। असल में अगर आप सिर्फ सियासत ही नहीं, आप पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर इंटरनल सिचुएशन, अंदर की जो अंदरूनी जो सूरत हाल है ममालिक की, उसमें चंद ममालिक को छोड़ के, जिसमें आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जर्मनी, जिन्होंने बड़ा एक विजनरी तौर पे, या चाइना, इस वबा का मुकाबला किया। बाकी अमेरिका में भी कल ट्रंप के ख़िलाफ़ भी और लॉकडाउन हटाने के ख़िलाफ़ भी लोगों ने जुलूस निकाले हुए थे और सड़कों पे मुजाहरे कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर कोरोना के हिसाब से अगर दुनिया के कंपैरिजन्स पे जाएं, हमारे पास हालात तो कम थे, जो हमने बड़े लेट ऑर्डर किए। हमें जाग जाना चाहिए था। हमारे जो मुख्तलिफ अदारे हैं, हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या पाकिस्तान की हुकूमत को वजारत खुद जाग जाना चाहिए था जनवरी में। जैसे चाइना में एक चीज़ हुई थी कि जी अगर हमारे पास आ गई तो सवाल ये खड़ा करना चाहिए था कि खुदा हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे। हमने उस वक्त नहीं सोचा हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे। जब आ गया तो हमने फिर सोचना शुरू किया कि अब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, कहाँ वेंटिलेटर का ऑर्डर दे रहे हैं। तो जागे तो हम लेट हैं। अगर थोड़ा पहले जाग जाते हमारे अदारे भी, तो शायद हम कुछ बेहतर सिचुएशन में, और बेहतर सिचुएशन में। अभी भी मेरे ख्याल में दुनिया के मुकाबले में हम कोरोना में तो काफ़ी एक अभी तक एडवांटेजियस पोजीशन में है, अभी तक बेहतर सिचुएशन में है। केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, केसेस क्योर भी हो रहे हैं, टेस्टिंग कम हो रही है लेकिन हो रही है। अस्पतालों में वार्ड्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं, अदारे एक दूसरे से ताउन भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मैंने जिस भी साउथ कोरिया का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने फ़िज़ा 3 चीज़ें पॉइंट आउट की थी जो बड़ी ज़रूरी है जानने के लिए। पहली एक चीज़ थी कि जी उन्होंने कहा था कि अपना जो अवेयरनेस है कोरोना से,
और जो लॉकडाउन के हिसाब से वो ठीक होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। दूसरा उन्होंने कहा था एग्रेसिव टेस्टिंग होनी चाहिए। और तीसरा एक बड़ा अहम जुमला उन्होंने जो इस्तेमाल किया था, जो गालबन हमारे वाले हज़ारों सालों में भी नहीं कर सकेंगे, वो था डिसिप्लिन एंड सपोर्टिव पब्लिक। यानी ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जब आपने कहा ना सियासत के हिसाब से, तो ये ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारी है, ये बजाते खुद कौम की भी वो पब्लिक जो इन पार्टीज को वोट देती है उनकी भी वही कौम बनती है ना। तो इस वक्त तो हम कौम नजर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ इस वक्त फिजा प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं कोरोना के रेस्पेक्ट के हिसाब से भी। वैसे तो प्रेशर ग्रुप्स हमेशा सियासत में भी रहते हैं, और ब्रिगेडियर साहब इसमें आप एक और ऐड कर दें, उलमा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना वर्सेस प्रेशर ग्रुप हो रहा है सर। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं और वो प्रेशर ग्रुप्स एक दूसरे को रेफर करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिर कहते हैं कि जी देखिए, अगर आपने अपना मसाजिद को इजाज़त दे दिया तो कारोबार क्यों नहीं खुला रह सकता। छोटा ताजिर कहता है अगर बड़ा ताजिर कारोबार खोलता है तो मैं क्यों नहीं खोल सकता। अगर इसी तरह वो उलमा कहते हैं कि अगर बैंक खुल सकते हैं, तजारत खुल सकती है, तो इबादत क्यों नहीं हो सकती। तो मसाजिद भी मेरा ये ख्याल था कि एक नेशनल अगर कंसेंसस पैदा होती और हुकूमत के बताए, हालांकि सिंपल सा पॉइंट है कि अल्लाह ताला को घर में बैठ के भी याद कर सकते हैं, तन्हाई में भी याद कर सकते हैं, लेकिन बैंक आप अपने घर में नहीं खोल सकते ना, एटीएम मशीनें अपने घर में नहीं लगा सकते, पैसे तो चाहिए लोगों को। बात सही है। दुनिया ने देखिए ना, दुनिया ने क्या किया है हमारे यहाँ। हम करें सब कुछ, मैं कहता हूँ बैंक भी खोलें, सब कुछ करें, लेकिन कोई डिसिप्लिन तो क्रिएट करें ना अपने अंदर। क्या आप, मैं एक सवाल करता हूं, क्या हमारी पब्लिक में इतना डिसिप्लिन है कि वो गवर्नमेंट की बताई हुई चीज़ों पे अमल करे? आई एम सॉरी, नहीं है। मैं एक दफ़ा कुछ अर्से पहले कराची की एक मस्जिद पीरवाला में, पता पीरू में थी, जहाँ पे एक खातून SHO थी और मस्जिद के अंदर, वो पठानों का इलाका था, मस्जिद के अंदर पता नहीं लॉकडाउन के स्वेयर लॉकडाउन के अंदर कितने लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसी तरह लाल मस्जिद में आप देखिए, पिछले कोई 2-3-4 दिन पहले इस्लामाबाद के हार्ट के अंदर वही लाल मस्जिद जहाँ पे पाकिस्तान में इतना, उसके अंदर कितने लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोग जब लोग मैं तो ये कहता हूँ कि जब लोग अपनी जान के खिलाफ हो जाएं, अपने आप को खुद मारना चाहते हो, वो चाहते हो कि उनको आके ये चीज़ लगे, दे आर ऑफरिंग देमसेल्फ कि आओ हमें आके लगो, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमें मुझे आके। तो फिर आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट तो बड़ी, मुझे इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बहुत कंपल्शन में नज़र आ रही है। गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूजन लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की ना तो मईशत मजबूत है, ना लाल मस्जिद का ये भी मेंशन किया, सेहत मजबूत तो वो हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, इदारे मजबूत है। यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो रेट आपने अगर क्रिएट करनी है और अपनी नाक के अंदर आप क्रिएट नहीं कर सकते, नाक के नीचे, तो आप बताइए फिर तो 20 पॉइंट्स क्या, आप 220 पॉइंट्स बनवा लीजिए, किसी भी पॉइंट पे अमल नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो मैंने आपको कहा ना, उन्होंने लेसन निकाला साउथ कोरिया ने कि डिसिप्लिन एंड सपोर्टिव पब्लिक। सपोर्टिव का मतलब है कि हुकूमत की बताई हुई पॉलिसी को जो पब्लिक सपोर्ट करे, अदारों की बनाई हुई हिदायत को सपोर्ट करे, हुकूमत के साथ इंटरेक्टिव हो, हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती है। अगर वो कहते हैं, बिल्कुल साफ जाहिर है, जब अमल दरामद नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी मोटरसाइकिल पे 2 सवारी ना बैठे, गाड़ियों के अंदर 3 आदमी ना बैठे, कोई सुनता ही नहीं है। कोई बाबू जाके लड़ना शुरू करते हैं, पब्लिक पुलिस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चलें ये पूरी सिचुएशन हमने डिस्कस की, अब जरा आगे चलते हैं। अब आपने सिचुएशन पूरी सबके सामने रख दी। इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे, क्या कह के कोरोना से लड़ने, लेकिन आकर कभी कह रहे हैं कि जी चौधरी बरादरान से ताल्लुकात न्यूट्रल कर लिए हैं, इंतखाबात से 1 महीना पहले तक उनको वज़ीर आज़म बनने की ऑफर थी। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना का शिकार है, वो अब भी माजी की ऐसी यादें क्यों ताज़ा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये समझा दें। मैं शहबाज शरीफ साहब पे बात करना जो है ना इस वक्त फजूल है, बिकॉज उनकी मौजूदगी यहाँ पे यूजलेस है। अगर वो ये तमाम पैसा जो मेट्रो पे लगाया है, अब ये सियासत को क्रिटिसाइज़ करने का वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर वो शायद सेहत पे लगा देते तो आज वो मास्क पहन के वो भी ना बैठे होते। लेकिन बहरहाल अब होना क्या चाहिए, उनको रहना चाहिए था, इंग्लैंड में रह रहे हैं, रह लेते,
किसी ने रोका तो नहीं था इंग्लैंड में रहने, यहाँ आके मतलब कि वो उन्होंने क्या पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मुझे बताइए आप। क्या उनकी तरफ से कोई डोनेशन अनाउंस हुई है ये जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर? चाहिए तो ये कि कहे कि जी हमने चुनिया पावर प्लांट में इतना पैसा लगाया था, फलानी जगह इतना लगाया था, मेरे बेटे ने बड़ा कारोबार किया था। जितने भी लीडर कहें कि जी इतना पैसा हम देते हैं, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों को कहना शुरू कर दें जिनका कोई रैशनैलिटी नहीं बनती है। और यही तो बात जो आप पहले कर रही थी ना, ये उसी से रिलेटेड है कि सियासत पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे एक कोहियन नज़र आनी चाहिए थी, वो हुकूमत की आज इमरान खान साहब का भी जवाब मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। जो एहसास प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर जब उनसे सवाल किया गया कि जी आप अपोजिशन को साथ बिठा लें, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाब दिया दैट इज़ नॉट, वो नहीं होना चाहिए था। उनको वो उस जवाब को ओमिट कर जाते, खामोश हो जाते। आखिर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो अपोजिशन के भी प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकियों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। जब वो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जो दुनिया में देखा जा रहा है, तो उनकी तरफ से इस किस्म का जवाब देना, मेरा ख्याल ये उनकी जो स्टेटस है प्राइम मिनिस्टर का, जो उनका लेवल है, उसके खिलाफ है। तो अगर यही चीज़ें जैसे अपोजिशन ने कहा कि जी हम असम्बली का इजलास अटेंड नहीं करेंगे, या जो कुछ हो रहा है, बाद लोग कह रहे हैं कि जी मैंने बहुत सारे लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड ये भी सुना कि जी भीख मांग रहे हैं। भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो इससे पहले तो अगर वो लोगों से पैसे डोनेशन मांग रहे हैं तो वो डोनेशन साफ ज़ाहिर है पब्लिक वेलफेयर की तरफ इस्तेमाल होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ात से ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि जो डोनेशन आएगी वो उनके अंडर जो है कोई खा जाएगा। यहाँ तो पाकिस्तान में तो वो भी, और सबसे बड़ी बात जो डोनेट कर रहे हैं इमरान खान पे ट्रस्ट करके तमाम करके डोनेट कर रहे हैं कि वहीं लगाएगा जहां के लिए मांग रहे हैं। कहाँ गया है? यही मैं कह रहा हूँ ना। तो मेरा हमारे यहाँ जो चपकलिश है और बहुत सारे हमारे वज़रा के, गवर्नमेंट के वज़रा की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही बिलो दी बेल्ट होती है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। खास तौर पे जो एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, और वो एक साहब जो पहले पंजाब में एडवाइजर थे, और जब प्राइम मिनिस्टर वो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने रवैयों पे काम करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब की बातों से मैं कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। शहबाज शरीफ साहब जो कोरोना से लड़ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान आए थे, वो नैब के सामने पेश होने की वजह भी अब उसी कोरोना को बता रहे हैं, है ना अजीब सी बात। अब ये मामला क्या है, इसको सुलझाने की कोशिश करूँगी, खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से जानने की कोशिश करूँगी। सदीक आपकी तरफ आ रही हूँ, आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पे। अब बाकी सदीक की बात समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब जो कोरोना से लड़ने पाकिस्तान आए थे, वो कोरोना को ही वजह बना रहे हैं नैब के सामने पेश ना होने की। ये क्या बात है। साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी, वैसे कोरोना तो अब आया, इनके पास तो पहले भी बड़ी बड़ी वजूहात होती थी। जब भी इनको अदालत गलती से बुला लेता था तो इनके बीमार हो जाते थे। ये कोई नई वजह तो नहीं, इन्होंने कहा चलो अब कोरोना बेस्ट वजह है। देखिए, कोरोना से लड़ने तो वो बिल्कुल आए थे और उन्होंने हाल भी दे दिया था। ये तो अब मसला पाकिस्तानी हुकूमत का है कि उन्होंने उस हाल पे अमल नहीं किया। उन्होंने तो बता दिया था कि अगर मुल्जिम मीर शकील को रिहा कर देंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। ये हाल तो उन्होंने दे दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ी उनकी मेहरबानी है। लेकिन अब जो मामला है, ये नैब जो उनको तलब कर रहा है और वो नहीं जा रहे हैं। देखें, ये एक बार फिर ये वही काम कर रहे हैं जो इनके भाई नवाज शरीफ ने भी किया था, और वो भुगता भी सही उन्होंने। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये हर वक्त ये जो आप जुआ खेलते हैं ना, कि अदालत से या तहकीकाती इदारों से ताउन ना करना, तो हर बार ये जुआ कामयाब नहीं होता, कभी कभी ये बहुत नुकसान भी देता है। शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब से नैब ने जो चीज़ें मांगी हैं वो इतनी खतरनाक है इनके लिए कि शहबाज शरीफ साहब के लिए एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है। उनको समझ नहीं आ रही कि मैं गड़े की तरफ जाऊँ या खाई की तरफ जाऊँ। वो सच बताते हैं नैब को तो भी सियासी तौर पर उनको नुकसान है, अगर वो नहीं बताते तो भी सियासी तौर पर वो नहीं बचते। उसकी वजह यह है कि अब उनसे नैब जो मांग रहा है, नैब ये मांग रहा है कि आप मियां शरीफ की वफात के बाद जो आप भाइयों में जायदाद का बंटवारा हुआ, जो तकसीम हुई जायदाद की, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। फिर उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपके टोटल अकाउंट्स कितने हैं, उनमें पैसे कहाँ से आते रहे, कहाँ जाते रहे, क्यों आते रहे, क्यों जाते रहे, ये सारी तफसीलात। और ये जो केस है ना, ये बहुत खतरनाक केस है। आमदन से जायद असासों का केस। आमदन से जायद असासों के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होता है जो रुकने असम्बली होता है। शहबाज शरीफ साहब के पास जितना माल और दौलत है, जितने उन्होंने असासों जायदादें बताई हैं, उस सब को उनको हिसाब देना है। और इसी दौरान उनके बेटों के सारे करतूत जो है वो सामने आ चुके हैं, टीटीज वाले, कि टीटीज
और उनके बेटे के कौन से दोस्त जो हैं वो वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में बैठ के पैसे बाहर भिजवा रहे थे, मंगवा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के लिए मसाइल का एक आप कोई भी नाम दे लें, वो एक अंबार लगा हुआ है उनके सामने। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी मैं लॉकडाउन है तो मैं डॉक्यूमेंट सारे नहीं दे सकता। भाई आप चले जाएं, आप उन्हें कहें कि ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मैं दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं दे दूंगा। दूसरा एक और भी उसका हल है, वो बताएं कि मेरी भाई फलां जगह ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके ले लें। ये तो ऐसे है कि इस वक्त क्या बंद है, दुकानें बंद हैं, मतलब मॉल्स बंद हैं, मॉल्स के अलावा स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब ने किसी स्कूल कॉलेज की बेसमेंट में डॉक्यूमेंट छुपाए हुए हैं या किसी मॉल के अंदर छुपाए हुए हैं? तो ये तो एक बहाने हैं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है इस वक्त नून लीग भी बहुत परेशान है। शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कुछ दिन पहले उन्होंने एक अपने करीबी दोस्त सहाफी को एक इंटरव्यू भी दिया जो कॉलम की सूरत में शाया भी हुआ, एक ऐसे टाइम पे जब नैब उनको तलब कर रहा है, बहुत अहम सवालात नैब पूछ रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब को परेशानी यह है कि अगर ये 4 को भी नहीं जाते तो नैब कब तक इंतजार करेगा? और नैब को भी आप ये देखना होगा कि कोई आम पाकिस्तानी पेश ना हो, कोई गरीब पेश ना हो, तो थानेदार जाता है और लंबा डाल के गाड़ी में और ले आता है। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, करोड़ों की लूटमार का इल्जाम है, उनको तलब किया जा रहा है, वो बहाने पे बहाना बनाए जा रहे हैं। और देखें डॉक्टर साहब, हम और आप इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि हम किसी की बीमारी पे ना तनकीद करते हैं, ना मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को, मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे। लेकिन इस खानदान का वतीरा है कि ये बीमारी को खुद ही इस तरह के वो बयान देते हैं कि बाद में वो पता चलता है कि वो सब झूठ था। नवाज शरीफ का मामला आपके सामने है, 24 में से 22 घंटे ट्रांसमिशनें चलती थी कि अगर इनको फौरी तौर पे लंदन ना भिजवाया गया और लंदन एग्जैक्टली इनके बयान कैसे होते हैं ना कि सदीक तमस्कर का निशाना खुद बन जाते हैं। अच्छा सदीक, मुझे एक और चीज़ ज़रा समझा दीजिएगा। अब जब केसेस इतने ख़तरनाक हैं और आपको पता है ये भी आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक साइड पे गड़ा है एक साइड पे खाई है, तो मुझे बताइए कि इनको मालूम भी था कि केसेस ऐसे हैं, फिर ये पाकिस्तान क्यों आए? और साथ ही में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी चौधरी बरादरान से ताल्लुकात न्यूट्रल कर लिए हैं और इंतखाबात से 1 महीना पहले तक वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र थी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। बातें समझ नहीं आ रही इनकी, ये क्या सोच कर पाकिस्तान आए थे? मेरा सवाल समझें आप। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। असल में एक तो इन्हें ये लगता था कि अब कोरोना जब आएगा तो बाकी हर चीज बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल को और जरा मुख्तसर कर देती हूँ, इनको क्या ऐसा नजर आ रहा था पाकिस्तान आ गए? हाँ, इनको असल में मसला ये है कि इनको असल में कुछ मीडिया के लोग हैं जिनको ये बड़ा सीरियस लेते हैं, जो किस्से कहानियां बना के इनको बताते हैं। उन्होंने किस्से कहानियां बना के बताए कि सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के और कुछ और मुख्तदर हलकों के तल्लुकात ठीक नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन मौका है, आप फट करके पहुंचे, कौम आपका इंतजार कर रही है। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे पहुंचे जैसे कोई इमाम खुमैनी आ रहे हैं और कौम सारी उनकी मुंतज़िर है कि वो आएंगे और हमें पता नहीं ये सारे मसाइल से निजात दिलाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब इस उम्मीद और आस के साथ आए थे। जब यहाँ पे आए हैं तो उनको पता चला है कि मेरे साथ तो वही हुआ है जो मेरे भाई के साथ 99 में हुआ था। सारे कहते थे मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मियाँ साहब ने कदम बढ़ाया और अंदर चले गए, पीछे मुड़ के देखा एक बंदा भी कोई नहीं था। तो ये भी इसी तरह कुछ लोगों की बातों को सीरियस लेके आ गए शहबाज शरीफ साहब। इनको पता होना चाहिए कि उनकी बातों को सीरियस ना लिया करें जिन लोगों ने इनको बताया था। यानी सिद्दीक, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये हो सकती है कि जी मशवरा किसी ऐसे बंदे से मांगे जिसको मशवरा देना आता हो, जो मशवरा ना दे सके उसको डुबो भी सकता है। अब आप बता रहे हैं एक साइड पे गड़ा एक साइड पे खाई है, कोई सड़क नहीं दरमियान में अच्छी। इनको सड़कें बनाने का वैसे ही बड़ा शौक है, सड़कें तो बना छोड़ी, तभी तो कोई हॉस्पिटल नहीं बन सका। ये बाय द वे मैं लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ तो सदीक, इनका जो कॉलम था ना, वो बेसिकली इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, वो जो कॉलम आए, वो बेसिकली वही था, एक पैगाम था किसी के लिए कि हम भी पड़े हैं राहों में, हमारे ऊपर भी कोई नजर करम, हमारे ऊपर भी कोई मेहरबानी, हम अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, हम अभी भी आपके ताबेदार हैं, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। इन्होंने किसी को पैगाम भिजवाया है, देखें अब क्या जवाब आते हैं। चलिए देखिए अब क्या जवाब आता है। वो जवाब भी जब आएगा कभी तो फिर सदीक आप ही शेयर करेंगे अपनी ये जो खुसूसी आप एक खबर लेकर आते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आते हैं, इसको नाजरीन बहुत शौक से सुनते हैं और बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। सदीक बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। का तो भी कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल, कल जुमे का दिन होगा, पाक भारत टाकरा कश्मीर की सिचुएशन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।